नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आरुष इंस्पायर इंडिया पर। आज हम बात करेंगे नीरव मोदी स्कैम के बारे में। साथियों, नीरव मोदी ने ईयर 1999 में फायर स्टार्क डायमंड नाम से खुद की एक बिजनेस स्टार्ट करता है और बहुत ही कम समय में बेल्जियम, आर्मेनिया, यूके, यूएसए यहाँ पर इसने अपनी रॉ डायमंड के बिजनेस को एक्सपेंड किया। नीरव मोदी ने ईयर 2005 में यूएस की एक कंपनी फेडरिक गोल्डमैन को एक्वायर किया और 2007 में इसने ए जाफरी और स्टैंडबर्ग को भी खरीद लिया। धीरे धीरे नीरव मोदी का नाम फेमस होता चला गया। कुछ दिन बाद नीरव मोदी की ज्वेलरी की डिमांड बढ़ती जा रही थी और डिलीवरी वो दे नहीं पा रहा था, क्योंकि इस बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है और यहीं से इस स्कीम की नींव पड़ती है। साथियों, नीरव मोदी ने जो स्कीम किया था उसे समझने के लिए हमें पहले डायमंड के रूल्स एंड रेगुलेशन समझने होंगे। देखिए, कोई व्यक्ति ज्वेलरी बनाता है और इंडिया के अंदर तो उसे डिमांड के साथ साथ डायमंड की भी जरूरत होगी और उसके लिए उसे के पास मनी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, मान लो कि नीरव मोदी के पास पैसे नहीं थे और डिमांड ज़्यादा थी। ऐसी स्थिति में बिजनेसमैन लोन भी ले सकते हैं, लेकिन इनका लोन लेने का तरीका अलग होता है। जैसे कोई नॉर्मल आम आदमी कोई लोन लेता है, तो इस केस में इंडियन बैंक के पास वो जाता है, उसके लिए वो अप्लाई करता है और अप्रूवल होने के बाद इंडियन बैंक उस कस्टमर को पैसे उसके अकाउंट में दे देती है। और जो बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि उन्हें फॉरेन के बैंक से लोन लेना होता है, क्योंकि जो फॉरेन से उनको डायमंड मंगाना होता है, ऐसे में लोन लेते हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है और जो फॉरेन एक्सचेंज का भी कभी वो टेंशन होती है वो नहीं होती है। अच्छा, लेकिन ये कोई भी फॉरेन बैंक इंडियन ट्रेडर्स को पैसा क्यों देगी, क्या गारंटी पे देगी और इसका प्रोसेस क्या है? इस चीज़ को निपटने के लिए एक सिस्टम बनाया गया। जैसे कि कोई भी फॉरेन का एक्सपोर्टर जिसे आपको डायमंड मंगाना है, तो आपने डिसाइड किया कि आप लोन लेंगे। जैसे कि फॉरेन बैंक आपको जानता नहीं है, तो आप इंडियन बैंक के पास जाओगे और इंडियन बैंक फॉरेन बैंक से बात करके आपकी गारंटी लेगा कि, और उसके बाद आपको लोन फॉरेन बैंक दे देगा। चलिए हम समझते हैं नीरव मोदी को केस में। नीरव मोदी को लोन के थ्रू यूके से डायमंड मंगवाना था, लेकिन नीरव मोदी ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट भेजता है यूके के एक्सपोर्टर को। फिर यूके का एक्सपोर्टर नीरव मोदी को एक इनवॉइस मैसेज और डॉक्यूमेंट्स भेजता है जिसमें सारी डिटेल मेंशन होती है। और ये इनवॉइस और डॉक्यूमेंट्स लेकर नीरव मोदी पीएनबी के पास पहुंचता है और बैंक को बताता है कि मुझे इतने रुपए चाहिए, लेकिन बैंक बोलेगा कि पहले मुझे सिक्योरिटी चाहिए, जैसा कि कोई प्रॉपर्टी पेपर, एफडी, कंपनी के कोई शेयर, क्योंकि कल आप पैसे नहीं दे पाए तो पीएनबी को पैसा भरना होगा, तो इसलिए बैंक सिक्योरिटी मांगता है। फिर बैंक आपको एज एन इम्पोर्टर ऑफ इंडिया अप्रूवल दे देगा और उसके बाद कमर्शियल बैंक जो इंडियन बैंक है वो फॉरेन बैंक से स्विफ्ट मैसेजिंग के थ्रू लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग देगा और लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत जो अपना इंडियन कमर्शियल बैंक है वह एक गारंटी देता है कि हमारे बिजनेसमैन को आप पैसा दे दो। इसी स्विफ्ट मैसेजिंग के थ्रू सारे डिटेल रहता है कि कौन अप्लाई कर रहा है, कितना अमाउंट है, किस काम के लिए अप्लाई किया जा रहा है। जब सारी डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद यूके की बैंक यूके के डायमंड एक्सपोर्टर को पैसा सेंड करता है, लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि यूके के बैंक यूके के एक्सपोर्टर को डायरेक्ट पैसा नहीं देता है। ये यूके की बैंक पैसा ट्रांसफ़र करता है आपके पीएनबी के नोस्ट्रो अकाउंट में और पीएनबी का नोस्ट्रो अकाउंट ही यूके के डायमंड एक्सपोर्टर को पैसा देता है। फिर इंडिया में वह डायमंड भेज देता है और सेम तरीके से लोन का अमाउंट इंटरेस्ट के साथ वापस किया जाता है। साथियों, इस पूरे केस में हमारी बैंक लोन दे नहीं रहा है बल्कि गारंटी ले रहा है। यदि ऐसा होता है तो जो व्यापारी अगर पैसा नहीं दे पाता है तो पीएनबी को पैसा देना होगा। देखिए, बैंक के सिस्टम में एक चीज़ और समझने वाली होती है कि बैंक अपने कस्टमर की सारी डिटेल कोर बैंकिंग सिस्टम जिसको सीबीएस भी कहते हैं उसके थ्रू मेंशन करता है। तो ये सारी नॉर्मल प्रोसेस है जो आम आदमी व्यापारी यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे एक नीरव मोदी वाले केस में। साथियों, ईयर 2010 में मुंबई के एक काला घोड़ा लोकेशन पर नीरव मोदी का एक स्टोर था। उसके पास में एक पीएनबी का भी ब्रांच थी। इसमें 31 मार्च 2010 को फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट में एक नया डेप्यूटी मैनेजर आता है, गोकुल नाथ सेठी। इसी पार्टिकुलर टाइम पर एक क्लर्क था, मनोज खरत, जो कि स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम को इंचार्ज भी था। उस समय पर नीरव मोदी ने गोकुल नाथ सेठी और मनोज खरत से बातचीत शुरू की और नीरव मोदी ने गोकुल नाथ
गोकुलनाथ सेठी और मनोज खरत से कहता है कि मुझे लोन चाहिए और मेरी कंपनी से LOU लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग की रिक्वेस्ट तुम्हारे पास आएगी और उस रिक्वेस्ट को अप्रूव करना विदाउट एनी सिक्योरिटी। लेकिन गोकुलनाथ सेठी मना करते हैं, कहते हुए कि ये सारी रिकॉर्ड मेंशन होता है और इसकी ऑडिटिंग भी होती है, ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। तो नीरव मोदी कहते हैं कि आप हमारे LOU अप्रूव करना और सिक्योरिटी नहीं लेना, ये सारी चीज़ें CBS जो कोर बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर एंट्री ही नहीं करना। इसके लिए मोटी रकम पे क्लर्क और डिप्टी मैनेजर को सेट किया जाता है। इसके कुछ दिन बाद मार्च 2011 में इस दिन यह PNB में गारंटर बनाकर LOU लेने के लिए नीरव मोदी मुंबई में जो PNB की जो ब्रांच थी उसमें LOU लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए अप्लाई करता है, जिसमें दिखाया गया कि वह हांगकांग से पर्ल इंपोर्ट करना है। इंडिया के अंदर प्लान के अनुसार ये LOU के लिए अप्लाई करते हैं और मैनेजर गोकुलनाथ सेठी और मनोज खरत विदाउट एनी सिक्योरिटी LOU अप्रूव कर देते हैं। फिर हांगकांग वाले PNB के नोस्ट्रो अकाउंट से लोन के पैसे दिए जाते हैं और इसके बाद बैंक के CBS में मैनेजर गोकुलनाथ सेठी एंट्री ही नहीं करते हैं। यहाँ पर अब अगर नीरव मोदी ये पैसा नहीं लौटाता है तो PNB को ही देना होगा और PNB के पास सिक्योरिटी के नाम पर कुछ भी नहीं था। यहीं पर इसने फेक और लो क्वालिटी के डायमंड दिखाकर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लेना शुरू किया। फिर नीरव मोदी ने इंडिया से बाहर 17 सेल कंपनी खोली और सभी कंपनी में फेक डायरेक्टर बैठाए ताकि सबको लगे कि ये सारी कंपनी इसकी नहीं है। एक्चुअली जो लो क्वालिटी के डायमंड होते हैं इनको फेक कंपनी के थ्रू बिका हुआ दिखाकर फेक LOU पास करवाता था और पैसे को अपनी सेल कंपनी में ले लेता था। मान लो कोई लो क्वालिटी का डायमंड है, उसकी कीमत 1 लाख रुपए है। उस 1 लाख के डायमंड को वो अपनी सेल कंपनी में घुमा कर 17 लाख रुपए बना देता था, प्रॉपर बिल बनाता था, LOU पास करवाता था और पैसे बैंक से LOU पास करवा दिया जाता था। और होता ऐसा था कि बैंक 1 लाख रुपए के डायमंड के बदले 50 लाख रुपए इसके सेल कंपनी को देता था। ऐसा करके नीरव मोदी ने करोड़ों रुपए इंडिया से बाहर ले गया। साथियों, इसकी जो सक्सेस थी वो इंडिया के मिडिल क्लास लोगों के जुड़े हुए पैसों से थी। वो जहां पर बैंक आम आदमी की 1 या 2 EMI मिस होने पर रिकवरी एजेंट भेज देता है, यहाँ पर लगातार 6-7 साल से इंटरेस्ट तक का पैसा भी नहीं दिया गया। इसके बाद नीरव मोदी स्टोर खोल रहा था, इसकी फ्रेंचाइजी भी दे रहा था 10 करोड़ रुपए में और उसके बदले स्टोर में लगाने के लिए 25 करोड़ रुपए के सामान भी देता था। तो ऐसा एक हरिप्रसाद नाम के बिजनेसमैन ने इसकी फ्रेंचाइजी ली 10 करोड़ रुपए में, लेकिन नीरव मोदी ने उसको कुछ भी नहीं दिया। कुछ दिन बाद थक हार कर हरिप्रसाद ने बेंगलुरु के पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ कंप्लेन की, लेकिन कुछ नहीं होता है। इसके बाद 2016 में इसने CBI को भी लेटर लिखा और 26 जुलाई 2016 को PMO को भी लेटर भेजता है। साथियों, 2017 तक नीरव मोदी ने PNB के मैनेजर्स के साथ मिलकर 1212 LOU पास करवाता है और यानी कि 11,400 करोड़ रुपए इंडिया से बाहर भेज देता है। यहाँ पर PNB यहाँ से इस सारे पैसों की जिम्मेदारी PNB पर आ जाती है। साथियों, 31 मई 2017 को डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ सेठी रिटायर्ड हो जाते हैं और इसके जगह पर दिनेश भारद्वाज मैनेजर बनते हैं। फिर नीरव मोदी अपने 3 कंपनी सोलर एक्सपोर्टर, स्टेलर डायमंड और डायमंड आर US से LOU के लिए अप्लाई करवाता है सेम PNB ब्रांच से, जिसका अमाउंट था 323 करोड़। अब पुराना मैनेजर तो था नहीं कि तुरंत अप्रूवल कर दे बिना किसी सिक्योरिटी का। नए मैनेजर दिनेश भारद्वाज ने कहा LOU तो ठीक है, लेकिन इसके सिक्योरिटी में आप क्या रखोगे? नीरव मोदी के ऑफिशियल्स ने कहा कि हमें तो हमेशा बिना किसी सिक्योरिटी का ही लोन मिलता है, चाहे तो आप अपने सिस्टम चेक कर सकते हैं। फिर मैनेजर ने डिटेल चेक करने के बाद तुरंत हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया और हायर अथॉरिटी ने इंक्वायरी बैठाई और सारा मामला सामने आ गया, जिसमें पहले नीरव मोदी अपने फैमिली के साथ इंडिया से बाहर निकल चुका था। PNB ने अपनी गलती सुधारने के लिए नीरव मोदी से कहा कि आप अपने पेंडिंग अमाउंट को क्लियर करिए और सारे जो आइटम को आपने इंपोर्ट किया है उसका डॉक्यूमेंट को सबमिट करिए। इसके बावजूद नीरव मोदी ने 25 जनवरी 2018 तक कोई भी अमाउंट क्लियर नहीं किया और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स क्लियर किया। तो PNB ने 29 जनवरी
2018 को आरबीआई को उस फ्रॉड के बारे में बताता है। इसके साथ साथ पीएनबी बैंक के ऑफिशियल ने नीरव मोदी को अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर कर दी जाती है और सारे अमाउंट को सीज कर दिया जाता है। पीएनबी के ऑफिसर्स ने जो मिले हुए थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई और 4 फरवरी 2018 को सीबीआई ने नीरव मोदी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर देती है ताकि नीरव मोदी को बुलाकर इंक्वायरी की जा सके। 14 फरवरी 2018 को ईडी ने भी इस केस को एंट्री होती है और जो सेल कंपनी बनाकर वो पैसे घुमा कर पैसे निकाल रहा था, ईडी उसको पता निकालती है और ईडी नीरव मोदी के स्टोर, प्रॉपर्टी एंड गाड़ी, जितने भी प्रॉपर्टी थे उनको रेड करती है और सारे को जब्त करती है, जिसका वैल्यू था 5100 करोड़। फिर ईडी ने फॉरेन मिनिस्ट्री से बात करके उसकी जो पासपोर्ट है उसको रद्द करवाती है। इसके बाद 13 मार्च 2018 को आरबीआई ने LOU लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिस्टम को बैन कर दिया और द फ्यूजिटिव इकोनॉमी ऑफेंडर एक्ट 2018 लेकर आई। देश से के प्रेशर पड़ने के बाद सीबीआई ने इंटरपोल से मदद मांगती है, जो 2 जून 2018 को नीरव मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी की जाती है। इसका मतलब इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस के थ्रू दुनिया के जितने भी देश जो कि इंटरपोल के मेंबर हैं उनको इन्फॉर्म करती है कि इस व्यक्ति को उस देश को वापस कर दिया जाए जहां पर इसने क्राइम किया है। साथियों, अभी तक ना ही कोई देश का पैसा वापस आया है और ना ही पैसा लूटने वाला हाथ आया है, लेकिन कुछ साल बाद पता चला कि नीरव मोदी यूके में रह रहा है। उसके साथ इंडियन गवर्नमेंट यूके गवर्नमेंट के साथ लगातार बातचीत कर रही है कि नीरव मोदी को इंडिया बुलाया जाए। साथियों, आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।